बड़ी बड़ी बातें कहता था ये, और ये शर्जील इमाम कहता था चिकन नेक को काट देंगे, कश्मीर को आजाद करेंगे। मुस्लिम समुदाय को भड़काकर जिन्ना 1 और जिन्ना 2 नियो जिन्ना बनेंगे, बड़े मुस्लिम नेता बनेंगे। बड़ी बात यह नहीं है दोस्तों कि इन्हें बेल नहीं मिली। मैं तो इनको जानता हूं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये हैशटैग पहली बार मैंने बनवाई। मैंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और कई नेता इसको यूज करते हैं आजकल। अच्छी बात है। मैंने इनको टुकड़े टुकड़े गैंग जब पहली बार कहा था, कई लोगों ने कहा अर्नब ऐसी हैशटैग क्यों यूज करते हो। मैंने कहा यही तो इनकी हैशटैग है। ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इनकी सोच ही टुकड़े वाली है। इनको एक्सपोज करना जरूरी है। ये जो वो हैं, इनकी जो सही पहचान है, दुनिया के सामने इनके सही पहचान को रखिए। ये कोई इंटेलेक्चुअल जेएनयू पीएचडी स्कॉलर नहीं है। ये हमारे ही पैसों पर, हमारे इनकम टैक्स के पैसों पर खाने वाले एंटी नेशनल है। चेहरे पे मास्क डालकर कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दोस्तों ये वही लोग हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, ये नहीं कि इनको बेल नहीं मिली, वो तो है ही, मैं बहुत खुश हूं। वैसे 5 और लोगों को बेल मिल गई, पता नहीं कैसे। इन दोनों को जो बेल नहीं मिली, मैं बहुत खुश हूं। मगर मैं और भी ज्यादा खुश हूं कि ये वही लोग हैं जो आज गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि बेल दीजिए, बेल दीजिए, बेल दीजिए। 10 साल पहले यही लोग थे, ये कहते थे भारत के कानून को हम नहीं मानते, धिक्कार है भारत के कानून को, हम भारत के संविधान को नहीं मानते। आज उसी संविधान की दुहाई दे रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के बदमाश। ये कहते हम भारत को तो राष्ट्र ही नहीं मानते, इसको तोड़ देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे, कहते थे। और आज यही लोग राष्ट्र की दुहाई और भारत की न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था और संविधान की दुहाई देकर कह रहे हैं हमें बेल दे दो, हमें बेल दे दो। दोस्तों आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, हम प्रण करें कि जो हालत आज से 10-25 साल पहले थी, अब कभी वापस न आए वो दिन इस देश में। आज मैं जब ये वर्डिक्ट आई है, जब उमर खलीद और शर्जील इमाम जेल में रहेंगे और 1, 2, 3 शायद पूरे जीवन भर के लिए, तो मैं आज जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियन को बताना चाहता हूं, क्योंकि जो ये रील की जनरेशन है, जो सिर्फ दिन भर यही करती रहती है, रील 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 रील, और ऐसे उनके यूट्यूब के संयोजक पत्रकार हैं जो इधर उधर से पैसा लेके वीडियो करते हैं, एंटी नेशनल वीडियो। आज मैं बताना चाहता हूं जेन जी, जेन अल्फा, जेन एक्स और मिलेनियल को, आज से 25 साल पहले का आतंकवादी अफजल गुरु, संसद हमले के मास्टरमाइंड, तक वालों ने उनका इंटरव्यू कर दिया और वो इंटरव्यू दिखाया गया। कहते थे ये क्राइम रिपोर्टिंग है। वाह भाई वाह, कल ये कोई ओसामा बिन लादेन का भी इंटरव्यू कर देंगे। बाय द वे यही लोग हैं जिन्होंने इसी तरह से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, छोड़िए मैं और नहीं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवादियों का इंटरव्यू इस देश में होता था, मुझे लगता है वो महिमा मंडन है। ये कहते थे रिपोर्टिंग है। आज से 10-15 साल पहले तक दोस्तों, दांतेवाड़ा में जब हमारे सीआरपीएफ के 70 जवान शहीद हुए थे, तो यही बदमाश एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में समोसा जलेबी की पार्टी करवाते थे। 16 फरवरी 2016 को लुटियन के ये रबिश पत्रकार, समझ गए होंगे आप, ये रबिश पत्रकार जो भी फ्रॉड पत्रकार है, पूरे लुटियन के फ्रॉड पत्रकार महिमा मंडन करते थे
और ये अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर मोर्चा निकाला करते थे। और जब मैं कह रहा था, उस समय मैं कह रहा था, कह रहे उमर खलीद तुम एंटी नेशनल हो, तुम प्रो टेररिस्ट हो, तो सारे लोग मिलकर मार्च करवाते थे। ये कह रहे थे डेमोक्रेसी बचाओ। नहीं दोस्तों, ये डेमोक्रेसी बचाना नहीं चाहते थे। इनको बुरा लगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उनके दिन इनका जो कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ये अपने आप को बचाने निकले थे। दोस्तों, प्रेस क्लब से राष्ट्रपति भवन तक ये मोर्चा निकालते थे। ये वही लोग हैं जो नहीं स्वीकार कर पाए कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। सही मायने में ये लोग प्रो अफजल गुरु, प्रो मकबूल भट्ट, प्रो यासीन मलिक, प्रो नक्सल, प्रो अर्बन नक्सल, प्रो एंटी नेशनल मोर्चा निकाल रहे थे उस समय। गलती हमारी थी दोस्तों कि हमने इनको खुली छूट दे दी। अगर हम नहीं देते और इन अर्बन नक्सलियों को तभी, जैसे उमर खलीद, तस्वीरें दिखाइए इनको। उमर खलीद इतने दिनों तक फ्री कैसे था? 2016 से 2019-20 तक के अंदर क्यों नहीं था? अगर हम इन उमर खलीद टाइप वालों को खुली छूट नहीं देते तो मुझे लगता है कि 15 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग की शुरुआत नहीं होती। अगर हम इनको खुली छूट नहीं देते तो 17 दिसंबर 2019 को सीलमपुर में हिंसा नहीं होती। अगर हम इन एंटी नेशनल वालों को तभी के तभी टाइट कर देते तो 25 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा नहीं होता। 24 फरवरी 2020 को जाफराबाद में दंगाई सड़कों पर नहीं दिखते। दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे नहीं जाते। और अरे ओ योगेंद्र यादव, अरे ओ योगेंद्र यादव, तस्वीरें दिखाई इनकी, जो वहां पे बैठे दिख रहे उमर खलीद के साथ, सरजील इमाम के साथ और एक दो हैं। अरे ओ योगेंद्र यादव, चुप क्यों हो? अरे ओ योगेंद्र यादव, आप चुप क्यों हो? पूछता है भारत। योगेंद्र यादव, ये बैठे सरजील इमाम और उमर खलीद, तुम्हारे पास वही समय था, टेबल के आस पड़ोस आप लोग बैठ रहे थे। योगेंद्र यादव, पूछता है भारत, द नेशन वांट्स टू नो, आप क्या कर रहे थे इनके साथ? कहिए योगेंद्र यादव जी। इसमें ही डर जाएंगे वो। दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी यह है कि हम बहुत लॉन्ग रोप देते हैं। सीए के नाम पर शाहीन बाग नहीं होता। सवाल मेरा यह है दोस्तों कि अगर मार्च 2020 में कोविड नहीं आता, अगर कोविड नहीं होती, तो आज यही सरजील इमाम, यही उमर खलीद जिन्ना 1 और जिन्ना 2 बनकर डायरेक्ट एक्शन की तैयारी कर रहे होते। इनकी सोच टेररिस्ट सोच है, यह एंटी नेशनल है, ये बेकाबू हो गए थे। हम कुछ ज्यादा लिबरल हैं, इसीलिए हम छोड़ देते हैं। और इसीलिए आज डोनाल्ड सी ट्रंप, दूसरा उमर खलीद और दूसरे सरजील इमाम को खोज रहा है। दोस्तों, 2 दिन पहले वेनेजुएला में क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा भारत में कभी ऐसा हो सकता है। हमने वेनेजुएला नहीं है, उनकी सेना इधर देखने की उतनी हिम्मत नहीं है उनकी, मगर ठोस सबूत है हमारे पास कि अमेरिका, जहां पे उनकी मनमानी नहीं चलती है, जो देश उनसे टक्कर लगाता है या जो भी देश कहता है हम स्वाधीन देश है, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कह दिया है, हमारी बात नहीं मानोगे तो देख लो मडुरो के साथ जो हुआ, वेनेजुएला के साथ जो हुआ। दोस्तों, वेनेजुएला, उसके पहले बांग्लादेश, उसके पहले नेपाल और बांग्लादेश में जेन जी, मिलेनियल, जेन अल्फा को भड़काने की कोशिश, पूरा बड़ा षड्यंत्र, ये पूरी प्लानिंग डोनाल्ड सी ट्रंप की है।
हमें लगता होगा कि कोई भी देश हमारा समर्थन करेगा, हमारे साथ कोई नहीं है, 100% कोई नहीं है। वेनेजुएला के साथ चाइना थी, कहने के लिए रशिया थी, किसी ने कुछ भी नहीं किया। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद करीब 17 से 20% जो दुनिया की ऑयल रिजर्व्स हैं वो पूरे अभी अमेरिका के कब्जे में आ गए हैं। गारंटीड बात है कि अमेरिका भारत पे दबाव और बढ़ाएगा कि हमसे तेल खरीदो, रशिया से मत खरीदो। और हम अगर कहेंगे कि हम स्वाधीन हैं, हम जिससे मर्जी खरीदें, जहां से खरीदें, तब अप्रोच अमेरिका की हमारे से बदल जाएगी। और इसीलिए हमें बहुत, ये बातें मैं एक तरफ से शुरुआत कर रहा हूं मैं उमर खलीद से और शर्जील इमाम से, अब वेनेजुएला पे चला गया। आपको लगेगा इन दोनों चीजों में लिंक क्या है? लिंक एक है, क्योंकि भारत के अंदर जो लोग अब ये वोट चोरी की झूठ फैला रहे हैं, यही है लास्ट होप अमेरिका, उनके डीप स्टेट, उनके CIA और विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिनको लग गया है कि जब तक नरेंद्र मोदी है, जब तक हमारे भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रवादी सोच है, तो भारत पर कोई कुछ बदल नहीं सकता। तब ये कोशिश करेंगे ये कहने के लिए कि भारत की जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्शंस की प्रक्रिया है, उस पर लोगों का भरोसा कम हो जाए। इसीलिए जो कुछ भी आजकल हो रहा है बहुत सोचे समझे तरीके से, इंटरनेशनल प्लानिंग के साथ हुई है। याद रखिए दोस्तों, राहुल बाबा देश में नहीं है और उमर खलीद के माताजी पिताजी जाकर न्यूयॉर्क जाते हैं, जहां से ममदानी से चिट्ठी लिखवाते हैं न्यूयॉर्क के मेयर से कि उमर खलीद को छोड़ दीजिए, उनको रिहा कर दीजिए। पूछता है भारत आज, अमेरिका डिसाइड करेगा भारत की न्यायिक प्रक्रिया। अमेरिका से डिसीजन होगी कि भारत के इलेक्शंस ठीक है कि नहीं है। अमेरिका डिसाइड करेगा हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगी। इसीलिए आज जो ये डिसीजन हुई है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को लंबे समय के लिए अंदर करना बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इधर अपने आप को ना समझे कि हम जीत चुके हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, देखिए अगले 365 दिनों तक शर्जील इमाम और उमर खलीद जेल में रहेंगे, मगर हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि भारत में कई लोग होंगे देखते हुए इसको, जो कहेंगे हम अगले शर्जील इमाम बनेंगे, हम अगले उमर खलीद बनेंगे। हाँ, जजमेंट देखकर जब इनको दिखेगा कि इनको बेल नहीं मिली तो डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। मगर सच्चाई ये है दोस्तों कि सब कुछ लिंक्ड है। अगर हमें 4-5 ट्रिलियन से लेकर 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विकसित भारत हम बनेंगे, तो डोनाल्ड सी ट्रंप से बचकर रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप हो या ममदानी हो, जो इन्होंने शर्जील इमाम और ऐसे लोगों और NGO ब्रिगेड और मीडिया और जिहादी सोच वाले को जो ये स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, और मैं 100% कह सकता हूं दोस्तों, ये स्पॉन्सरशिप अब भी चल रही है। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। भारत में, जहां से मैं ये टीवी प्रोग्राम कर रहा हूं, इधर से 50 किलोमीटर दूर अमेरिका के दूतावास में, यानी कि US एम्बेसी में ट्रेनिंग दी जा रही थी भारतीय पत्रकारों को, किस तरह से सोशल मीडिया बनाए, किस तरह से रील बनाए। अगर किसी को पत्रकारिता सीखनी है तो कोई क्या अमेरिकी एम्बेसी में, यानी कि US एम्बेसी में जाकर पत्रकारिता सीखेगा? दोस्तों, मैं गारंटीड कह सकता हूं, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेरी जानकारी है कि कई भारतीय सो कॉल्ड फ्री, यानी कि YouTube पत्रकारों को हजारों डॉलर्स की राशि दी गई है उनके बैंक खातों में। क्या यह फ्री में दी गई है? क्या वहां की जो जासूसी एजेंसी है नहीं जानती है किन भारतीय पत्रकारों को कितने डॉलर के लिए उन्होंने खरीद के रखा है? दोस्तों, इसको कहा जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक्स में क्रिएटिंग एसेट्स, ग्लोबल इंटेलिजेंस में कहा जाता है क्रिएटिंग एसेट। किसी को पैसे दो, किसी को सपोर्ट दो, किसी की फंडिंग कराओ,
किसी के बैंक अकाउंट देश में विदेश में पैसा भेजो, किसी को एनजीओ के रूप पैसा भेजो। यह सब क्यों किया जा रहा है? ताकि भारत में बांग्लादेश, नेपाल और वेनेजुएला जैसी स्थिति पैदा हो, ताकि वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स कहे कि इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी है, हमें बहुत लंबी छूट देते हैं। हमारी अप्रोच हो गई है जियो और जीने दो। ये जियो और जीने दो की अप्रोच भारत में नहीं होगी। हमारे बहुत दुश्मन हैं। आज दो ही दुश्मन हैं दोस्तों जो जेल में रहेंगे, सरजील इमाम और उमर खलीद। पूछता है भारत, बाकी दुश्मनों का हिसाब कब होगा? बिना चुनाव के सत्ता परिवर्तन वाली साजिश की इन्हीं देश विरोधी नारों से हुई और अर्नब गोस्वामी ने साल 2016 में इसी गैंग को नाम दिया टुकड़े टुकड़े गैंग, जब देश को तोड़ने की बात की गई। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक मुसलमानों का है। वो जो चिकन नेक को काटने के नारे लगाए गए, आबादी के आधार पर कब्जे की बात की गई। नतीजा रहा 2020 का दिल्ली दंगा, CAA प्रोटेस्ट और शाहीन बाग। सुरागों की सीढ़ी साजिश की जिस छत तक जाती है, वहां से देखेंगे तो समझ आएगा पेट्रोल बम केवल CAA के विरोध में नहीं फेंके जा रहे थे। गोलियां केवल लोगों की जान लेने के लिए नहीं दागी जा रही थीं। कोशिश थी हिंदुस्तान में भी हालात वैसे ही हों जैसे 2024 में बांग्लादेश में हुआ, 2025 में नेपाल में हुआ और 2026 शुरू होते ही वेनेजुएला में। यानी नागरिकता संशोधन बिल केवल बहाना था, कोशिश देश में अराजकता फैलाने की थी। ट्रंप के दौरे की तारीख को चुना गया ताकि विदेशी मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल और उमर की भूमिका को मुख्य माना है, जिसे न सिर्फ ममदानी का टूल किट बैकअप दे रहा है, बल्कि देश के अंदर भी इन दंगाइयों के अनेक हमदर्द मौजूद हैं। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और खतरनाक तकरीर है कि उनकी जमानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर जमानत रिजेक्ट करती है तो ये तकलीफ की खबर है। ऐसे में सवाल है कि शर्जिल इमाम और खालिद उमर जैसों के लिए हमदर्दी क्यों दिखाई जाती है? क्या डीप स्टेट के साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े गैंग सत्ता परिवर्तन की साजिश में लगा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के आकाओं का इलाज कब होगा? पूछता है भारत।